हेलो स्टूडेंट्स, डीपीएस गौतम क्लासेज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या चैप्टर के छूटे हुए भाग को आगे बढ़ाएंगे और आपको उसे हल करने का तरीका सिखाएंगे। अभी तक आपने उसमें देखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित सवाल आप कैसे लगा सकते हैं। आपने ये भी देखा है कि अपरिमेय संख्याओं को आप सिद्ध कैसे करेंगे, और फिर आपने HCF और LCM लगाना देखा है। उस पर आधारित सवाल को किया है आपने, उससे आधारित प्रश्नों का अभ्यास भी किया है। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज आपको हम बताएंगे अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता। अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा है कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे ट्रीट करते हैं और अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं कि वो अपरिमेय होगी। यानी अपरिमेय संख्या के गुणधर्मों को आपने अब तक पढ़ा है। कक्षा 9 में उसकी परिभाषा को पढ़ा था आपने, और इस चैप्टर के पीछे के वीडियोज में उससे संबंधित कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को आपने देखा है। अब आगे अपरिमेय संख्याओं के कुछ और गुणधर्मों को आप देखने जा रहे हैं। अभी तक आपने दैनिक जीवन में किसी भी लंबाई को व्यक्त करने के लिए या उसे मापने के लिए हमेशा परिमेय संख्याओं का प्रयोग किया है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दैनिक जीवन में लंबाइयों का मापन परिमेय संख्याओं में ही व्यक्त किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई ऐसी माप, कोई ऐसी लंबाई मिलती है जिसे व्यक्त करने के लिए कोई परिमेय संख्या उपलब्ध नहीं होती है। तो उसे फिर आप कैसे व्यक्त करेंगे, वहाँ पर यह अपर्याप्तता दिखती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाएंगे, और वह उदाहरण देते वक्त हमें पाइथागोरस प्रमेय भी एक बार स्मरण करना होगा। तो पहले हम आपको पाइथागोरस प्रमेय का स्मरण कराते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये आप जानते हैं। इसे और थोड़ा सा आप परिष्कृत भाषा में अगर कहेंगे तो जो समकोण त्रिभुज होगा उसमें समकोण बनाने वाली जो भुजा होगी, समकोण बनाने वाला जो कोण होगा, जिस बिंदु पर 90 अंश का कोण बन रहा होगा, जस्ट उसके सामने जो भुजा होगी, यानी जो सबसे लंबी भुजा होगी, वह कर्ण कहलाएगी। और शेष दो जो संलग्न भुजाएं होंगी, किससे? उस 90 डिग्री के एंगल से जो संलग्न भुजाएं होंगी, उसमें से एक भुजा आधार होगी और एक भुजा लंब होगी। तो इस प्रकार जो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसका प्रयोग हम आपको अपरिमेय संख्या की अपर्याप्तता दिखाने के लिए कैसे करने जा रहे हैं, उसे आप ध्यान से देखिए। जैसे सपोज करिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है तथा AB बराबर 1 इकाई और BC बराबर 1 इकाई। तो कोण B चूंकि 90 डिग्री है और आप देख रहे हैं B से संलग्न भुजा AB और B से संलग्न भुजा BC, यानी दोनों संलग्न भुजाएं AB और BC होंगी। मतलब लंब और आधार दोनों की लंबाई एक एक इकाई हम लोगों ने मान लिया है। इसमें कौन लंब होगा कौन आधार होगा ये आप पर निर्भर करता है चित्र बनाते वक्त।
तो मैं एक थोड़ा सा चित्र भी ड्रा कर रहा हूँ, देखिए आप, यह एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, यह समकोण हो गया। और आपने जो माना है कि ए बी बराबर 1 और बी सी बराबर भी 1, ए सी का मान नहीं मालूम है, मान लीजिए माना ए सी बराबर x इकाई, ये ए सी का मान हो गया, ए सी को x ले लिया। अब ऊपर जो पाइथागोरस प्रमेय दिया गया है इसका प्रयोग यही है कि जो दो भुजाएं आपको पहले से मालूम होंगी और तीसरी भुजा जो नहीं पता होगी उसका मान आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज में। तो ए सी के लिए हमें आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी और बी सी का मान आपने सपोज किया 1 इकाई, तो इसमें मान को रख दें। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इम्प्लाइज दैट ए सी स्क्वायर बराबर 2 इम्प्लाइज दैट ए सी इक्वल टू √2। इस प्रकार ए सी का मान आ गया करनी में 2। अब आप जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और इस अपरिमेय संख्या को अब आप माप नहीं सकते हैं, क्योंकि मापने का कोई स्केल आपके पास ऐसी नहीं है जो अपरिमेय संख्याओं का मापन कर सके या उसे व्यक्त कर सके। तो इसका कैसे जो है मापन किया जाए या इसको कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाए, यह आज का हमारा टॉपिक है कि संख्या रेखा पर आप जो है अपरिमेय संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसको आपने अब नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए हमें ये डिलीट करना होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं और मिटाने के बाद फिर आपको एक उदाहरण लेकर अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का तरीका सिखाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि आप पटरी प्रकार भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ग्राफ भी प्लॉट करना होगा और उस ग्राफ की सहायता से ही संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा इसी से जुड़ा हुआ रहेगा, अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा को आपने कक्षा 9 में पढ़ा है और संख्या रेखा एक तरह से आप देखिए तो वह जो है वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें यह मान लीजिए कि यह एक संख्या रेखा है L और संख्या रेखा पर मिड पॉइंट जो होता है वो 0 होता है और 0 से बाएं तरफ ऋणात्मक मान आते हैं और 0 से दाहिने तरफ धनात्मक, अर्थात 0 से दाहिने जब संख्या रेखा पर चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है और जब 0 से बाएं चलते हैं तो संख्या का मान घटता है। इसको दूसरे शब्दों में और क्लियर करके आप कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं चलेंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा और संख्या रेखा पर अगर दाहिने से बाएं चलेंगे तो मान घटेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको कक्षा 9 में मिला था, वहाँ संख्या रेखा पर आप प्रदर्शन करते थे संख्याओं का। अब उसी का आगे का ये आपको उदाहरण दिया जा रहा है कि अपरिमेय संख्या को कैसे आप प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गया संख्या रेखा पर, और यहाँ हमने एक प्रश्न ले लिया। एक प्रश्न हम लेते हैं, करनी में 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। ये इसका एक प्रश्न है कि संख्या रेखा पर करनी में 2 को प्रदर्शित करें। अब इसके प्रदर्शन के लिए आपको वही करना है कि एक समकोण त्रिभुज लेना है। तो माना समकोण त्रिभुज ABC
में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा माना ए बी बराबर 1 इकाई और बी सी बराबर 1 इकाई। इसका हम एक चित्र भी यहाँ बना दे रहे हैं। ये हो गया है आपका ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये बी सी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और इसलिए ए सी बराबर क्या आ जाएगा, √2। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब शॉर्ट में कर रहे हैं, इसके पहले हमने आपको बताया था डिटेल। तो ये ए सी का मान हो गया √2। अब इस ए सी को इस संख्या रेखा पर आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो पहले हम आपको जो है उस ग्राफ को या उस चित्र को बनाने का तरीका हम बता रहे हैं। उसके बाद उसकी रचना लिखनी होगी, क्योंकि यह रचना के ही प्रयोग से सिद्ध होगा। तो इसके लिए सबसे पहले संख्या रेखा पर आप जो है संख्याओं को प्रदर्शित कर दीजिए। तो एक एक इकाई पर हम एक एक संख्या ले रहे हैं। जैसे यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, इधर जो है -1, -2, -3, इस तरह से दिखा दिया संख्या रेखा पर। अब करेंगे क्या कि जो 0 बिंदु है संख्या रेखा पर उसको हम लोग ए मान लेते हैं। इस 0 के स्थान पर हम ए मान लेते हैं। यहाँ पर ए है, देखिए यहाँ निशान भी हमने लगा दिया। इसीलिए संख्या रेखा को दूसरे इंक से हमने लिया था, जिससे कि जब उस पर हम प्रदर्शन करें तो आपको वो क्लैरिफाई हो सके। तो ये ब्लैक पॉइंट है, ब्लैक निशान है, ए बिंदु हो गया। अब इसको जो है ए लेने के बजाय हम लोग इसमें 0 को ए बिंदु से नोटिफाई कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और अब आप ए बी, ये देख रहे हैं ए बी दूरी जो है इसको लेंगे। तो ए बी का मान 1 इकाई है, तो इसे ए से लेकर के यहाँ तक 1 इकाई लिया, और ये बिंदु हो गया बी, ये हो गया ए बी। अब बी बिंदु पर आपको एक लंब खींचना है जो रेखा एल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो लंब खींचना है, आप जानते ही हैं कि बी बिंदु को आप केंद्र मानेंगे। अब केंद्र मानने के बाद जो ए बी दूरी है, इस ए बी दूरी को आप आधे से अधिक दूरी प्रकार में ले लीजिए और बिंदु बी पर रख करके इस तरह से सामने की तरफ आप निशान लगाएंगे, और एक बार ए पर रख करके आप निशान लगाएंगे आधे से अधिक दूरी लेकर के। तो बी पर आप 90 डिग्री का आप एंगल बनाएंगे जो इस संख्या रेखा को काटते हुए जाएगी। यहाँ बी पे रख करके इस तरह से पूरा आप लगाएंगे, ऐसे आएगा। तो ये इधर से ऐसे जाएगा। अब उसी चाप को उठा करके उसी त्रिज्या से ये जो बिंदु, एक यहाँ बिंदु कटा, एक यहाँ बिंदु कटा, तो इस बिंदु पे रख करके आप निशान लगाइए। फिर यहाँ पे रख के लगाएंगे तो इस तरह से कटेगा, और इसको मिलाते हुए इस तरह से आप खींच देंगे तो ये परपेंडिकुलर बी बिंदु पे हो जाएगा। इस तरह से हम ले लेते हैं। अब इसके बाद जब बी बिंदु पर आपने परपेंडिकुलर ले लिया तो इससे यह जो बी सी की दूरी है यह 1 इकाई है। तो बी सी दूरी को अब प्रकार में 1 इकाई की त्रिज्या हम लेंगे और बी बिंदु पर रख करके सामने की तरफ एक चाप लगाएंगे जो इस लंब को कहीं काटेगा। तो मान लीजिए यहाँ काट रहा है इस लंब को, तो इस बिंदु का नाम सी हो गया। सी को ए से हम मिला देंगे, सी को ए से मिला दिया। यहाँ बी सी बराबर 1 होगा, दूसरा इंक हम प्रयोग कर दे रहे हैं। ये बी सी बराबर 1 होगा और यह ए से बी तक ए बी 1 है। ए बी बराबर 1 हो गया और बी सी बराबर 1 हो गया। नोटिफिकेशन थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संलग्न भुजा, आधार और लंब के बजाय संलग्न भुजा का है, तो इस कोण से दोनों संलग्न है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब आप देख रहे हैं कि यह जो ए सी है इस चित्र के अनुसार ये कितना हो जाएगा, करनी में 2 हो जाएगा।
ये AC का मान करड़ी में 2 आ गया। ये अभी पाइथागोरस प्रमेय ही चल रही है। अब इसके आगे का जो कार्य है वह इस करड़ी में 2 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का कार्य हो जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर प्रकार को आप लेंगे और A बिंदु पर प्रकार रख करके AC दूरी की त्रिज्या ऐसे उठा लेंगे, AC दूरी ले लेंगे और इस AC दूरी से बिंदु A को केंद्र मान करके इस तरह से आप एक चाप लगाएंगे, ऐसे एक चाप लगाएंगे जो इस C बिंदु से होता हुआ इस संख्या रेखा को किसी स्थान पे काटेगा, जैसे यहाँ काट रहा है, और जिस स्थान को काट रहा है उसका नाम आप P रख दीजिए। तो इस प्रकार A से लेकर के यहाँ P तक, A से लेकर के जो P तक की दूरी है यह AP बराबर करड़ी में 2 होगा। तो इस तरह से इसे हम हल करते हैं। आप इसकी रचना भी लिखना चाहें तो जैसे जैसे आपने कार्य किया ठीक उसी तरह से लिखेंगे। शार्ट में कहिए तो मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ आपको एक नमूने के तौर पर, जिससे कि आप उसे लिख सकें। तो यहाँ हम उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप, सबसे पहले आपने क्या किया कि माना समकोण त्रिभुज ABC समकोण है और कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 1, BC बराबर 1। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर √2 संख्या रेखा L पर शून्य को बिंदु A लिया और AB बराबर 1 प्राप्त किया। बिंदु B पर एक लंब रेखा खींचा, तथा लंब रेखा से BC बराबर 1 इकाई की त्रिज्या का चाप लगाकर BC प्राप्त किया। AC को मिलाया। इस प्रकार AC बराबर √2। अब AC बराबर √2 मिला, फिर इसे आप करेंगे, यहाँ आगे लिख दे रहे हैं, पुनः बिंदु A को केंद्र मानकर AC दूरी की त्रिज्या से संख्या रेखा पर सामने की तरफ चाप लगाया, जो संख्या रेखा को P बिंदु पर काटता है। इस प्रकार AP बराबर करड़ी में 2, यही आपको करना था। तो आपने देखा कि किसी संख्या
अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, ये आपको हमने रचना के रूप में लिख करके भी दिखाया। आगे इस तरह के और भी सवाल आपको मिलेंगे जिसे आप कर सकते हैं। एक चीज़ और हम आपको बताएं कि इसमें अभी जो करनी में 2 हमने लिया था, तो कर्ण बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग इस पर आ रहा है। हमें एक उदाहरण ऐसा भी लेना चाहिए जिसमें लंब का वर्ग या आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग या लंब का वर्ग, यानी ऋण का प्रयोग करते हुए आ जाए, तो उसको आप कैसे करेंगे ये हम बताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसे अब मिटाया जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। करनी में 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। देखिए ऐसे सवाल को आप कैसे हल करेंगे। यहाँ भी वही काम करना है आपको कि समकोण त्रिभुज मानना है और समकोण त्रिभुज में फिर कर्ण, लंब और आधार का निर्धारण करना है। अब जैसे सपोज करिए कि हम मान लें कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AC बराबर 2 इकाई और BC बराबर 1 इकाई। 1 इकाई है। चाहें तो यहाँ चित्र ऐसे प्रदर्शित भी कर सकते हैं। इसमें कोण B है ये और AC बराबर 2 इकाई और BC बराबर 1 इकाई। इस तरह से ये 2 हो गया। इसलिए माना AB बराबर x। अब आप निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए। पाइथागोरस प्रमेय से आएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AC का मान 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। AB का मान आपने x लिया है तो x स्क्वायर होगा। BC का मान 1 माना गया है, 1 इकाई, तो वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार आपके पास आएगा x स्क्वायर बराबर 1 का पक्षांतर कर दीजिए 4 माइनस 1। इस प्रकार आ गया x इक्वल टू √3। ये आ गया x इक्वल टू √3। अब इसी √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो स्पष्ट आप देख रहे हैं कि इस बार संख्या रेखा पर जिसका प्रदर्शन करना है वो समकोण त्रिभुज का कर्ण नहीं है, बल्कि एक तरह से देखिए तो वो समकोण त्रिभुज का लंब हो जा रहा है। उसका प्रदर्शन हमको करना है। तो इस प्रदर्शन के लिए अब आप देखिए कैसे करेंगे। इसका प्रदर्शन संख्या रेखा एक हम ले लेंगे। ये संख्या रेखा L हो गई और इस पर 0, इधर माइनस, इधर प्लस, 1 2 3 -1 -2 -3 ये ले लिया। और इसके बाद AC बराबर 2 है और BC बराबर 1 है। तो हम लोग करेंगे क्या कि 0 को C बिंदु ले लेते हैं। 0 को C बिंदु लेते हैं और C से 1 इकाई की दूरी पर बिंदु B लेंगे। तो संख्या रेखा पर देख रहे हैं आप, ग्राफ से तो आप खाने से देंगे और यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया है, इसको नोटिफाई किया है। तो इससे आप देखेंगे C से यहाँ तक का स्थल जो है 1 इकाई दिख रहा है।
तो इसको जो है बी ले लेंगे आप, इस बिंदु को बी ले लेंगे, तो ये हो गया आपका बी सी। बी सी बराबर 1 इकाई। अब जो है सी बिंदु पर सी से ए की दूरी जो है 2 इकाई की है। तो हमें करना क्या है कि सी से लेकर के ये हो गया। अब बिंदु बी पर एक बार पुनः आपको लंब खींचना है। पहले बिंदु बी पर आप लंब खींचेंगे तो बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे आप, तो इस तरह से चाप हो जाएगा। और फिर उस चाप को ऐसे ही उठा लेंगे, उसको त्रिज्या को रिप्लेस नहीं करना है। इस बिंदु से रख करके एक बार लगाएंगे तो ऐसे 60 डिग्री आएगा, फिर यहाँ से लगाएंगे तो ऐसे 120 हो जाएगा, फिर दोनों के ऊपर लगाएंगे तो इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इस तरह से आप खींच दिए, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसका आप कुछ नाम रखना चाहें तो कुछ भी नाम रख लीजिए। मान लीजिए ये जेड है, ये लंब है बी जेड, इस तरह से आप उसका नाम रख सकते हैं। अब इसी लंब पर कहीं पर बिंदु ए होगा, वह बिंदु ए कहाँ है इसमें पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यह AC दूरी कितना है। तो AC दूरी 2 इकाई है, तो प्रकार में 2 इकाई की त्रिज्या ले लेंगे आप, और त्रिज्या 2 इकाई की लेने के बाद बिंदु C को आप केंद्र मानेंगे और सामने की तरफ इस तरह से चाप लगाएंगे। वह चाप इस लंब BZ को किसी बिंदु पर काट रहा है, जहाँ काट रहा है उसका नाम आप A रख दोगे और A को C से आप मिला दीजिए। इस प्रकार जो यह AC लंबाई प्राप्त हो रही है ये 2 हो गई, और यह BC कितना है 1 है, पहले से डिनोट ये पता है। तो इसके अनुसार यह AB अब कितना हो जाएगा, ये करड़ी में 3 होगा, या कह लीजिए यही x है, बराबर x आपने माना था। अब क्या करेंगे, अब आपको AB की दूरी मिल गई, तो AB दूरी के बराबर अब आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो दूरी वर्टिकल मिली है AB, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है 0 से, कि 0 से किधर जा रही है, दाहिने जा रही है कि बाएं जा रही है। तो चूंकि धनात्मक है तो दाहिने जाएगी। तो इसमें आप करेंगे क्या कि बिंदु B पर फिर प्रकार को रखिए और बिंदु B से A तक की दूरी की त्रिज्या या प्रकार में भर लीजिए, और वह दूरी भरने के बाद आपको देखना है कि प्रकार आपका डिस्टर्ब ना हो, जिससे दूरी जो है कम या ज़्यादा ना होने पाए, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो बहुत सावधानी से उसको आप उठाएंगे, बिंदु B से लेकर A तक की दूरी प्रकार में ले लेंगे और C बिंदु पर केंद्र मान लेंगे, और C को केंद्र मानकर संख्या रेखा पर सामने की तरफ आप जो है चाप लगाएंगे, और वो चाप आप देखेंगे इस तरह से कहीं ऐसे काटेगा। तो वह चाप मान लीजिए कि हमने चाप लगाया और वो चाप यहाँ काट रहा है, तो इस बिंदु का नाम हम P रख देंगे, P रख देंगे, और C से P तक को ऐसे मिला दिया। तो यह जो PC बराबर दूरी हमें प्राप्त होगी वह करड़ी में 3 के बराबर आएगी। इस तरह से किया जाता है, और रचना लिखने में भी आप ऐसे ही लिखेंगे। आप चाहें तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इस प्रोसेस को बता दे रहे हैं कि ऐसे जो भी सवाल होंगे आपको करना क्या है कि उनको देखना है कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से उस दी गई अपरिमेय संख्या को आप विभक्त कर लीजिए। अब ये आपके लॉजिक पे ऊपर निर्भर करेगा कि उसको आप कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के आधार पर लिख पा रहे हैं, या लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार वाले पर ही लिखना अच्छा रहता है, क्योंकि आधार लेंगे तभी खींच पाएंगे। तो इस तरह से माइनस थर्ड पे जब लिखेंगे उसको कुछ संख्या को, तो वह बन जाएगा समकोण त्रिभुज ऐसे बना लीजिए और मान निकाल लीजिए, तो अपरिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। अब उस अपरिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे कि 0 पर एक बिंदु ले लीजिए आधार वाला, और दूसरे बिंदु को एक अगर जो मिलेगा आधार 1 मिलेगा या जितना भी मिले उसको ऐसे प्लाट कर लीजिए, और बिंदु B जहाँ आए उस पर एक लंब खींच दीजिए, और उस लंब को खींचने के बाद आप फिर बिंदु 0 पे आ जाइए जहाँ C आपने लिखा है। वहाँ से जो कर्ण की लंबाई है उतने का एक चाप लगा करके लंब रेखा से वो काट लीजिए, तो वह बिंदु A मिल जाएगा। A को C से मिला दीजिए। इस प्रकार जो AB दूरी है वो √3 के बराबर आ जाएगी।
अब इस ए बी दूरी को फिर प्रकार में भर लीजिए, त्रिज्या हो जाएगी। बिंदु सी से रख करके संख्या रेखा पर चाप लगा दीजिए। जहाँ संख्या रेखा कट जाएगी वह बिंदु पी होगा और सी से पी तक का बिंदु जो है वही उस अपरिमेय संख्या के को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से आप अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस तरह के कई उदाहरण हल कर सकते हैं, √5, √7। आप इस तरह से ले करके अपना जो है अभ्यास करिए। कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में। वास्तविक संख्या का अगला टॉपिक है शांत दशमलव तथा अशांत दशमलव। अब इसमें शांत दशमलव को पहले हम आपको परिभाषित करके समझा देते हैं। कोई दो धन पूर्णांक अगर ले लिया जाए P और Q, और दोनों धन पूर्णांक सअभाज्य हैं, तो P/Q के लिए P/Q के लिए इसका जो हर होगा Q, उसके अभाज्य गुणनखंड अगर 2m इंटू 5n के रूप में हैं तो शांत दशमलव होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो वो अशांत दशमलव होगा। तो इसे हम लिख करके भी आपको बता रहे हैं। यदि PQ दो धन पूर्णांक हैं तथा PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है या सार्वभाजक नहीं है, कह सकते हैं। सार्वभाजक नहीं है मतलब कि परस्पर अभाज्य हैं, सीधी बात है। तो सार्वभाजक नहीं है तो P/Q के हर Q में अभाज्य गुणनखंड यदि 2m इंटू 5n के रूप में है तो वह संख्या शांत दशमलव कहलाएगी। जबकि m और n का मान ये इक्वल टू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया। और यदि m इंटू 5n के रूप में नहीं है तो अशांत दशमलव होगा। अशांत दशमलव होगा। अब इसे आप एक आध उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक संख्या है, इधर हम लिख रहे हैं कि 13/120, ये प्रश्न के रूप में हम लिख दे रहे हैं। प्रश्न दर्शाइए कि 13/120 एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। तो इसे जब आप दर्शाएंगे तो देखिए 13/120 इसको हल करेंगे। 13/120 में हर इसका क्या है, 120 है। तो पहले 120 का आप खंड करिए और खंड करने के बाद उसके अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में व्यक्त करिए। तो 120 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2³ यानी 8 आएगा। 15 × 8 और 8 को लिख सकते हैं 2³ और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर है या नहीं लगा दीजिए। यहाँ पे
एक शांत दशमलव है या नहीं, इसमें जोड़ दिया गया है। इस तरह से आपको बताना है। तो ये 2⁵ इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड m इंटू 5n के रूप में नहीं है, क्योंकि एक गुणनखंड 3 भी है, इसलिए यह शांत दशमलव नहीं है। यह शांत दशमलव नहीं है क्योंकि शर्त यह है कि वह 2 और 5 इन्हीं दो संख्याओं के गुणक के रूप में उसका गुणनखंड आना चाहिए। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी तीसरी संख्या आ जाती है तो वह शांत दशमलव नहीं होगा। ये हो सकता है कि केवल 2 आए, या ये भी हो सकता है कि केवल 5 आए। क्यों? क्योंकि m और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, बताया गया है। तो अगर 2 की पावर m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 2m 1 हो जाएगा, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल 5 के गुणक के रूप में दिखेगा। और n की पावर अगर 0 हो जाएगी तो केवल आपको 2 के गुणक के रूप में ही वह संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, यहाँ पर जगह है तो हम देख करके बताते हैं आपको। जैसे अगर कह दिया जाए कि 9/500 को दिखाइए कि शांत दशमलव है, तो इसका जब हल करेंगे तो इसका हर है 500, इम्प्लाइज दैट 500 का आप खंड कर दीजिए तो आएगा 4 × 125, और 4 × 125 को जब घात में व्यक्त करेंगे तो 2⁵ इंटू 5⁵3। अब आप सीधे देखिए कि यह 2m इंटू 5n के रूप में है, इसलिए शांत दशमलव है। यह सवाल इस तरह से सिद्ध हल हो गया। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव तय करने के लिए आपको जो संख्या दी जाएगी उसका हर ले लीजिए, हर का एक बार जो है गुणनखंड करिए, उन गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर देना है, और जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाए तो उनको घात के रूप में लिख लीजिए। घात के रूप में लिखने के बाद आप ये देख लीजिए कि उनकी घातें 2 की घात और 5 की घात के अलावा किसी और संख्या के घात तो नहीं प्राप्त हो रही है। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या की भी कोई घात मिल जाएगी तो वो अशांत हो जाएगा, और 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या अगर अभाज्य गुणनखंड में नहीं होगी तो वो शांत दशमलव होगा। इस तरह से आपको करना है। और 2019-2020 में हमने देखा है कि लगातार ये सवाल इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कहीं 1 नंबर में, कहीं 2 नंबर में। तो आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि 21 में भी इस तरह का कोई सवाल 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। आगे जब हम अगले वीडियो में आपको बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को हल कराएंगे, बताएंगे उसमें, तो इस तरह के सवाल वहाँ लेकर के और करके दिखाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और दशमलव अंकों की पुनरावृत्ति पर आते हैं। आवर्ती दशमलव या पुनरावृत्ति दशमलव के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। अब आगे हम आपको इसके बाद दशमलव निरूपण बताने जा रहे हैं। दशमलव निरूपण, उसकी भी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो भी साथ में बताएंगे। संख्याएं भिन्न के रूप में दी हुई हैं तो उसको दशमलव में कैसे चेंज किया जाता है ये सब आपने पढ़ा है, कई बार आपने देखा है। अब उसका और आगे का प्रयोग देखिए। अब दशमलव निरूपण में ही कुछ ऐसे भी अंक आते हैं जिन्हें पुनरावृत्ति दशमलव
और इसे ही या आवर्ती दशमलव कहते हैं। कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनको जब आप भाग देते हैं या दशमलव के रूप में लिखते हैं तो उसमें कुछ भागफल प्राप्त होने के बाद कुछ अंकों के बाद अंक दोहरा करके आने लगते हैं और वो समाप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे जो अंक प्राप्त होते हैं उन्हें जो है पुनरावृत्ति दशमलव या आवर्ती दशमलव कहा जाता है। अब उसमें कभी कभी क्या होता है कि एक ही अंक जो है पुनरावृत्त हो रहा है, तो जो अंक अकेले कोई एक अंक पुनरावृत्त हो रहा है तो उस पर एक बिंदु लगा करके उसे प्रेजेंट कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पूरा अंकों का समूह बार बार रिपीट होता है भागफल देने पर, तो जब वो बार बार रिपीट होता है तो उस पर रेखा खंड खींचते हैं उस अंकों के समूह पर, और उसे विनकुलम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे सवाल कैसे होते हैं उसे देखिए। जैसे मान लीजिए एक 15/7 है और दूसरा 7/6 है, तो 7/6 पहले ले लीजिए। कहा जाए अगर ये मान लीजिए प्रश्न है कि 7/6 का दशमलव निरूपण करें, तो जब इसका निरूपण करेंगे तो 6 से 7 में आपको भाग देनी पड़ेगी। तो भाग दे लीजिए, सीधे आप भाग दे सकते हैं। 7 में 6 से भाग दे दीजिए, जैसे भाग आप देते थे 6, 7, 8 में, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 से भाग देंगे तो एक भागफल जाएगा, घटाएंगे तो एक शेष आया। अब भाग नहीं जाएगी तो शेषफल के रूप में छोड़ सकते थे, चूँकि दशमलव में ले जाना है तो इसलिए दशमलव लगाएंगे, एक 0 मिला, फिर भाग देंगे तो 1 मिलेगा। फिर ये 6 घटाया आपने 4, 0 हो गया 40, 6 भागफल आएगा 36, फिर आ गया 4, 40 हो गया, फिर 6 भाग जाएगी, फिर 36, फिर घटाएंगे फिर 40, फिर 6 भाग, फिर 4, 0, फिर चाहें तो करें। अब आगे हम छोड़ दे रहे हैं। आप जब तक करते जाएंगे अब ये 6 ही रिपीट होता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुनरावृत्ति हो रही है केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, और वो कौन सा अंक है? 6 है। तो इसलिए जब इसका निरूपण करेंगे तो 7/6 को हम लोग लिख सकते हैं 1.1666 डैश डैश डैश, या ऐसे 7/6 = 1.16 और 6 के ऊपर ऐसे बिंदी बना दीजिए आप। इस बिंदी का मतलब है कि ये जो 6 शब्द अंक है ये रिपीट हुआ है, ये बार बार आता रहेगा, समाप्त नहीं होगा। इसी तरह से एक से अधिक अंक कैसे आएंगे उसके लिए देखिए दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह खाली है। प्रश्न है 15/7 को दशमलव में निरूपित करें। इसका जब हल करेंगे आप तो इसके हल के लिए भी वही करिए, भाग दे दीजिए। 15 में 7 से भाग देंगे पहले तो 2 भागफल मिलेगा 14, घटाएंगे 1। अब 1 आने के बाद दशमलव लगा दीजिए, 0 हो गया। 7 से भाग देंगे फिर 1 आएगा, तो 7 लिया आपने 3, 0, फिर 4 भागफल 28 हो जाएगा। 2 शेष मिला, 0 हुआ 20, तो फिर 2 आ गया, 7 दूना 14, 6 मिलेगा, 0, 7, 60 हो गया, 7 × 8 = 56, फिर 4 आएगा 40, 7 × 5 = 35, 5, 0, 50, 7 बार जाएगा भागफल, 7, 7 = 49, 49 के बाद फिर 1 आ गया 0, फिर आप देखेंगे 7 × 1 = 7, फिर 3 आ गया और 3, 0, फिर 4, 28, फिर घटाएंगे तो 2 आएगा। तो
तो अब आप देखिए यहाँ से जैसे 1 आया था, फिर 3 आया था, फिर 2 आया था, वही पैटर्न अब दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि अब आगे जितनी भाग देंगे आप, तो ये सब अंक जो है रिपीट हो रहे हैं। और अंक कहाँ से रिपीट होना शुरू हुए हैं? 1 से रिपीट होना शुरू हुए हैं। यहाँ 7 तक रिपीटेशन नहीं है, 1 से अंक फिर रिपीट हो रहे हैं। ये जैसे 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आगे देते रहेंगे तो फिर वही आएगा 1 4 2 8 5 7, इस तरह से आता रहेगा। तो इसे अगर आप दशमलव के रूप में निरूपित करेंगे तो 15/7, और इसे लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2.142857 डैश डैश डैश। अब इसे विनुकुलम लगा करके लिख दें, रेखा खंड इसके ऊपर लगा दें तो 2.142857 और 1 से लेकर के 7 तक ऐसे रेखा समूह खींच देंगे। सपोज करिए इसमें से 1-2 अंक छोड़ करके सपोज करिए कि इस भागफल में ऐसा होता कि 1 4 रिपीट नहीं हो रहा होता, 2 8 5 7 रिपीट हो रहा होता, तो केवल 2 से लेकर के 7 तक ही वो रेखा समूह रहता। तो इस तरह से इसका प्रदर्शन किया जाता है और ऐसे सवालों को इस तरह से हल किया जाता है। यह वास्तविक संख्याएं हमने कोशिश की है कि इसमें दिए गए प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका आपको हम बता सकें और उस पर आपको अच्छा उदाहरण दें, अच्छे ढंग से क्लैरिफाई करें। हमने पूरी कोशिश की है उसे क्लैरिफाई करने की। हमें विश्वास है कि आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो उससे आप संतुष्ट होंगे, अपने कमेंट्स भी देंगे और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने कक्षा सहपाठियों को भी आप बताएंगे कि इस चैनल पर जाइए, DPS गौतम क्लासेज पर आइए और मैथमेटिक्स की अच्छी आप तैयारी करिए। साथ ही आपको एक चीज़ बता दूं कि अब ये चैप्टर समापन पर है, समाप्त हो चुका है इसके कंटेंट, लेकिन अगले वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उतने प्रकार के कुछ प्रश्नों को लेकर के पूरा एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। और मेरी आप सभी को सलाह है कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार आप देखें, क्योंकि उसमें प्रश्नों को हल भी किया जाएगा और एक तरह से पुनः आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा। और कैसे प्रश्न आते हैं उस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको आगे हल करते रहना चाहिए, जिससे कि इस चैप्टर से 5 नंबर का आने वाला अंक आपका सुरक्षित हो जाए। आगे शेष 65 अंक की तैयारी रह जाएगी, जो इसके बाद वाले वीडियो के बाद जो अपलोड होगा वहाँ से अगला चैप्टर शुरू होगा। तो एक बार पुनः हम आपसे कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स दें। आज का यहीं तक पाठ्यक्रम था, आज का कार्य यहीं तक था, ये समाप्त होता है। फिर हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।